हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय कूलम्स लॉ? According to Coulomb's law, the force of attraction and repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of their magnitude of the charges and inversely proportional to square of distance between them. इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। We have two charges, first one Q1, second one Q2. Distance between both the charge is small r. ये अपन लेके चलते हैं। According to Coulomb's law, the force of attraction between 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of their charges and inversely proportional to square of distance between them. क्लियर हो गया? क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो फोर्स होगा वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट F प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2 अपॉन R स्क्वेयर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू रिमूव करना है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट स्मॉल k Q1 डॉट Q2 अपॉन R स्क्वेयर, where k is called proportionality constant and where k is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर, एप्सिलॉन r है एब्सोल्यूट, या इसको बोल सकते हैं अपन एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर, और ये है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल के। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर मीडियम, किसके लिए, एयर मीडियम, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 12th क्लास पढ़ रहे हैं अपन अभी, तो यहाँ पे याद कर लीजिए 12th यूज़ होगा। जैसे ग्रेविटेशन में कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10⁻−11, वो कौन सी क्लास था, 11th क्लास में पढ़े थे। तो वैसे ये 12th क्लास में पढ़े थे, यहाँ पे याद कर सकते हो -12 होगा। क्लियर हुआ इतना? क्योंकि कई लोग इसमें गलती करते हैं, इसको -11 लिख देते हैं, तो अपन इसको याद रखेंगे क्या होगा, -12। अब आगे एप्सिलॉन आर या के ले सकते हैं। एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी और कैपिटल के को बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आगे देखिए, फॉर एयर मीडियम कैपिटल के की वैल्यू होती है 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, किसके लिए, एयर मीडियम के लिए। तो वी कैन राइट स्मॉल के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस कैपिटल के की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁹, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये स्मॉल के की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पे स्मॉल के की वैल्यू अपने की यूज़ होगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस तरीके से कूलम्स लॉ बिकम्स फॉर
अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर, एयर को छोड़कर कोई भी दूसरा मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन के लिए क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला F इज इक्व टू 1/4πε0 कैपिटल के Q1.Q2/R², या इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1.Q2/R²। ये किसके हो गया, कोई भी मीडियम के ले सकते हैं अपन फॉर मीडियम। और फॉर एयर मीडियम अगर अपन वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये फार्मूला हो जाएगा F इज इक्व टू 1/4πε0 इंटू Q1.Q2/R²। और इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में इसकी वैल्यू भी मैंने बताई कितनी होती है 9 × 10⁹ तो वी कैन राइट F इज इक्व टू 9 × 10⁹ Q1.Q2/R²। तो ये है आपका कूलम्स लॉ। इतना क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि F जो होता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने बताया, कूलम नाम के साइंटिस्ट ने। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी? इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर को लिख सकते हैं Fa, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम ये हो जाएगा Fm इज इक्व टू Fa की वैल्यू बताया था मैंने 1/4πε0 इंटू Q1.Q2/R²। अगर दोनों के बीच कोई मीडियम आ गया, दो चार्जेस के बीच, तो उस कंडीशन में लिख सकते हैं 1/4πε0 और यहाँ साथ में आ जाएगा εr इंटू Q1.Q2/R²। जब यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो टर्म्स दिख रहे हैं बच गया क्या, Fm इज इक्व टू आ जाएगा εr और दिस εr इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी और यही जो है किसके इक्वल होता है, εr इज इक्व टू के भी होता है जिसको हम कैपिटल के बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है के की वैल्यू जो होगी किसी भी के लिए, जैसे कि मान लो किसका एग्जांपल लेके चलते हैं वाटर के लिए, तो वाटर के लिए इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है 80 होती है। वैसी एयर के लिए अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। किसी भी मेटल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी होती है। तो ये हमारा टॉपिक था रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले देखिए वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 इज वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 इज वेक्टर R2 और यहाँ पे यूनिट वेक्टर है Q2 फ्रॉम Q1 का यूनिट वेक्टर है वेक्टर यूनिट वेक्टर R21, Q1 फ्रॉम Q2 का यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर R12। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए R12 मॉड ऑफ R12 वेक्टर एंड मॉड ऑफ वेक्टर R21, दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी इक्वल होगी क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड है। तो Q1 से Q2 का डिस्टेंस और Q2 से लेके Q1 का डिस्टेंस, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा। जिसे अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं, स्मॉल r एज्यूम कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले अपन निकालते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q1 पे Q2 के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो Q1 पे Q2 के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए F12 इज इक्व टू के Q1.Q2/R21 स्क्वायर होगा। थोड़ा सा रोकते हैं, चलिए स्क्वायर लिख देते हैं R21 स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है। इनटू वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसके यूनिट वेक्टर का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो R21 का यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21 कैप। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। जब यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाते थे ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा
वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कौन सा फॉर्म हुआ इसका, वेक्टर फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये R21 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है। अब आगे देखिए वेक्टर F12 इज इक्वल टू क्या होगा, के Q1 डॉट Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। थोड़ा सा रोकते हैं R21 स्क्वायर को। अब यहाँ पे देखिए R21 कैप का मीनिंग क्या होता है, तो इसको लिखते हैं R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इसका। इसका मैग्नीट्यूड क्या है R21, तो यहाँ पे R21 स्क्वायर है, एक R21 और आ गया तो क्या हो गया ये R21 क्यूब हो गया। इतना क्लियर हुआ। और यहाँ से देखिए R21 की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड कितना R21 का, स्मॉल r एज्यूम करके चल रहा है। तो यहाँ पे वेक्टर F12 इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 डॉट Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वैक्टर R21। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हुआ। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। तो कभी भी यूनिट वेक्टर को जब अपन हटाते हैं या यूनिट वेक्टर का वैल्यू पुट करते हैं तो यूनिट वेक्टर जो है अपने ही वेक्टर का वेक्टर फॉर्म अपॉन उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर हुआ। तो इसलिए अपन यहाँ पे R21 स्क्वायर था तो यहाँ क्या आ गया R21 क्यूब। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सेम वैसे ही सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब Q1 के कारण Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे F12 लिए थे, यहाँ क्या लेंगे F21 इज इक्वल टू के Q1 डॉट Q2 अपॉन, अब यहाँ क्या हो जाएगा F21 है तो यहाँ R12 हो जाएगा, R12 स्क्वायर इंटू, अब क्या करना है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब इसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, तो इसका यूनिट वेक्टर है R21 कैप। तो जैसे ही R21 कैप लगाएंगे तो ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर R21 कैप, सॉरी ये R21 कैप नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा R12 कैप। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R12 कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, ये R12 कैप हो जाएगा। अब देखिए फिर से आगे वेक्टर F21 इज इक्वल टू के Q1 डॉट Q2 अपॉन R12, थोड़ा सा होल्ड करते हैं स्क्वायर को, इंटू, अब फिर से देखिए इसका यूनिट वेक्टर है तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 और डिवाइडेड बाय क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, R12। तो यहाँ पे एक R12 स्क्वायर पहले से एक R12 और आगे तो ये हो जाएगा R12 क्यूब। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं R12 क्यूब की वैल्यू कितनी है, तो R12 क्यूब की वैल्यू या R12 की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, स्मॉल r लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर F21 इज इक्वल टू के Q1 डॉट Q2 अपॉन R क्यूब, क्योंकि R12 मॉड ऑफ R1 वेक्टर R12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर R21 अपन क्या लिए हैं, स्मॉल r लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा R क्यूब इंटू वेक्टर R12। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर शोज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो ये जो है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 किसको शो कर रहा है, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को शो कर रहे हैं। अब आगे देखिए फ्रॉम द फिगर R12 कैप इज इक्वल टू R21 कैप, बट दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। तो फिगर से देखते हैं R12 और R21 की वैल्यू क्या है, सेम है बट डायरेक्शन क्या है, दोनों का अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब आगे देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर
1, 3 एंड 5। जब तीनों का कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस किस में है? इसमें R21 और R12 दोनों सेम है, बट डिफरेंस किस में है? दोनों के साइन में। तो जब तीनों का कंपेयर करेंगे तो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू वेक्टर F21 और सामने लग जाएगा माइनस। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल है, बट डायरेक्शन दोनों का क्या है? अपोजिट है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन से अपने को समझ में आ गया न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इससे क्या समझ में आया? कूलम्स लॉ एग्रीज विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ एग्रीज विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब कूलम्स लॉ में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो अपने को ये वर्ड याद करना है, वेक्टर सम। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एक चार्ज एज्यूम कर लेता हूँ Q0। इस Q0 चार्ज पे Q1 चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, Q2 चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, Q3 चार्ज क्या कर रहा है? फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो नेट फोर्स ऑन Q0 होगा वो सभी चार्जेस के द्वारा लगाए गए एक्सर्ट फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे मान लो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 कितना है? F01 है। फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 कितना है? वेक्टर F02 है। फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3 कितना है? वेक्टर F03 है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन Q0 क्या हो जाएगा बताइए? नेट फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F01 मीन्स फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। ये सभी के वेक्टर सम के क्या होगा? इक्वल होगा। चलिए आगे देखिए, फोर्स ऑन, अब यहाँ पे देखिए Q0 Q1 पे Q1 जो है Q0 पे कितना फोर्स लगा रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा K, पहला चार्ज Q0 दूसरा Q1 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R10 स्क्वायर इंटू R10 कैप। इसका यूनिट वेक्टर पिछले टॉपिक्स में पढ़े, कूलम्स लॉ, प्लस K Q0 इंटू Q2 अपॉन R20 स्क्वायर इंटू R20 कैप प्लस अगेन K Q0। अब ये कौन सा चार्ज? थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q0 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q3 अपॉन R30 स्क्वायर इंटू R30 कैप प्लस सो ऑन। आगे देखिए, वेक्टर F इज इक्वल टू K Q0 Q1 अपॉन, अब देखिए इसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं यूनिट वेक्टर को, तो ये R10 वेक्टर हो जाएगा, R10 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R10 Q। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा? K Q0 इंटू Q2 अपॉन हो जाएगा ये R20 Q, और यहाँ हो जाएगा R20 वेक्टर R20 प्लस K Q0 Q3। सिमिलरली यहाँ भी R30 क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा वेक्टर R30 प्लस सो ऑन। तो इस तरीके से अपन और भी चार्जेस का Q0 पे लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यही कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले यहाँ पे Fe जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Fg जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन या इनका रेशियो क्या है ये अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होता है वो 4.25 इंटू 10⁻42 होता है। तो ये कैसे आया? तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है K Q1 डॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर,
और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है G m1.m2/r²। यहाँ से r² क्या हो जाएंगे, कैंसल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा Fe/Fg इज इक्वल टू k की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 Q2 किसके लिए निकाला है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों चार्ज पार्टिकल कौन से पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो Q1 डॉट Q2 इसलिए हो जाएगा स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 इंटू मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यू आती है 4.25 × 10⁻42। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना टाइम्स होता है, 4.25 × 10⁻42 टाइम्स होती है। मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स वेरी वेरी लार्ज फोर्स। क्लियर हुआ। चलिए आगे फॉर 2 प्रोटॉन्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है, 2 प्रोटॉन्स के लिए 1.24 × 10⁻36 होती है। अब ये कैसे आया, तो फिर से वही प्रोसेस Fe/Fg। अब यहाँ पे देखिए k की वैल्यू 9 × 10⁻9। अब यहाँ पे क्या है, 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन के 1.6 × 10⁻19। दोनों प्रोटॉन है इसलिए हो जाएगा स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होगी इंटू m1.m2। तो दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास आपको पता है 1.67 × 10⁻27 kg होती है, और दोनों प्रोटॉन है इसलिए हो जाएगा ये होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आती है 1.24 × 10⁻36। तो 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1.24 × 10⁻36 होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू 1.24 × 10⁻36 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। किसके लिए, फॉर 2 प्रोटॉन्स के लिए। इसी तरह बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात करते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लग रहा है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लग रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो अपने को निकालना है किनके बीच, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच निकालना है। तो फिर से वही प्रोसेस करना है अपने को, इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यहाँ पे k की वैल्यू 9 × 10⁻9। अब इसमें फर्स्ट चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, सेकंड क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। आगे प्रोटॉन के लिए भी कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। अब आगे देखते हैं जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 इंटू, अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो यहाँ भी अपन लिखे हैं 9.1 × 10⁻31, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg। तो जब इनको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 2.4 × 10⁻39। तो इस तरीके से अपन कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू 4.25 × 10⁻42 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर 2 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू 1.24 × 10⁻36 times of the gravitational force. Between electron and proton electrical force is equals to 2.4 × 10⁻39 times of the gravitational force होती है। तो ये आपका कूलम्स लॉ का जो पार्ट था वो एक बेसिक पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स जो अपने को जानना है डायरेक्शन के बारे में, कि कैसे फोर्सेस के डायरेक्शन के थ्रू अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आगे देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स में सबसे पहले दोनों प्लस लेके चलते हैं। अगर दोनों प्लस होंगे तो दोनों में क्या होगा, रिपल होगा। तो रिपल्सन होने के कारण दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा होगा, अवे फ्रॉम ईच अदर। सेकंड, अगर नेगेटिव होगा तो सेम केस, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो डायरेक्शन कैसा होगा, अवे फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स ईच अदर। इतना क्लियर हुआ।
तो अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो टुवर्ड्स ईच अदर डायरेक्शन होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसे अपन इलेक्ट्रिक चार्ज के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये अपने को जानना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के डिटेक्शन के लिए अपन यूज़ करते हैं। कौन सा डिवाइस? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। आगे हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल में फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा +9En + E 2 point charges kept 8 meter apart, where a third charge Q should be placed on the line joining the two charges so that Q should be in equilibrium। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन कि वी हैव टू चार्जेस, फर्स्ट +9E एंड सेकेंड +E। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस 8 मीटर। दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं? 8 मीटर पे। तो बोल रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग पे क्यू चार्ज को कहाँ पे रखा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो फिलहाल हमें पता नहीं है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ। मान लो इस पॉइंट पे अपन चार्जेस को रखते हैं। यहाँ पे कौन सा चार्ज है? मान लो क्यू चार्ज। अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रॉम ए, इसको बोल लेते हैं बी, फ्रॉम ए से उसका डिस्टेंस कितना है? मान लो एक्स है, स्मॉल एक्स। किससे? ए से। तो अगर ए से इस सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स है, तो बी से कितना होगा? तो टोटल 8 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स। तो ये हो गया 8 माइनस एक्स। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखिए इसमें, अब ये भी फोर्स लगाएगा इस पर, ये भी फोर्स लगाएगा। मान लो ये लगा रहा है FAC, ये लगा रहा है FBC, है ना। फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? तो ये कॉमन सेंस है, दोनों के द्वारा अप्लाई किया हुआ फोर्स अगर सेम होगा तो उस कंडीशन में सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। तो सेम केस के लिए, या एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? FAC इज इक्वल टू FBC, ये होगा। अब FAC की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कूलम्ब्स फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू K फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। FAC के लिए फर्स्ट चार्ज कितना है? K ले लेते हैं। फर्स्ट चार्ज 9E, सेकेंड चार्ज C पे कितना चार्ज है? Q अपॉन डिस्टेंस कितना है AC का? x स्क्वायर इज इक्वल टू FBC के लिए देखिए K, इसका फर्स्ट चार्ज कितना है? Q इंटू सेकेंड चार्ज कितना है? E अपॉन डिस्टेंस कितना है? 8 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? देखिए यहाँ से E, दोनों का E क्या हो गया? कैंसिल हो गया। Q भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। X भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया? 9/x इज इक्वल टू 1/8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं क्या? 3 अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर है सॉरी, ये हो जाएगा 3/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 3/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/8 माइनस एक्स। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, टेक पॉजिटिव साइन, तो जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/x इज इक्वल टू प्लस 1/8 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 24 माइनस 3 इंटू एक्स, 3x इज इक्वल टू एक्स। दिस इज 4x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 6 मीटर। ये पॉजिटिव साइन के लिए आंसर आ गया। अब इसी को किसके लेके चलते हैं? नेगेटिव के लेके चलते हैं। तो टेक नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन के लिए क्या हो जाएगा? 3/x इज इक्वल टू -1/8 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 8 3 ज़ा 24 माइनस 3x प्लस माइनस माइनस x, ये हो जाएगा। अब इसको ट्रांसफर करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए आप
ये 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12 मीटर। अब इसमें डायग्राम में देखते हैं 6, टोटल डिस्टेंस 8 मीटर है, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बट ये क्या होगा? पॉसिबल होगा। तो वह पॉइंट कौन सा होगा? सी पॉइंट। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए इज़ 6 मीटर बोल सकते हैं। वह पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? सी पॉइंट होगा, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ए से कितना होगा? 6 मीटर। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 6 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। और यह लिख सकते हैं 8 माइनस 6 2 मीटर, या 2 मीटर आंसर लिख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट बी। अगर बी से देखें तो कितने मीटर पे होगा वो पॉइंट? 2 मीटर होगा। और ए से देखेंगे तो कितने मीटर पे होगा? 6 मीटर पे होगा। तो ये था आपका एक सिंपल न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3 चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at the corners of the equilateral triangle ABC, each of side 0.2 meter. Find the force on plus 4 microcoulomb due to other two charges. चलिए इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ABC, A B एंड C। अब इसमें देखिए ए पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस 2 माइक्रोकूलम, बी पे प्लस 3 माइक्रोकूलम, और सी पे कितना चार्ज है? प्लस 4 माइक्रोकूलम्स। यहाँ पे सी पे लिख देते हैं प्लस 4 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब देखिए इस पे अपने को लगाना है ड्यू टू ए सी पे कितना फोर्स लगेगा, ड्यू टू बी सी पे कितना फोर्स लगेगा, ये अपने को निकालना, टोटल नेट फोर्स निकालना है कि इन दोनों चार्जेस के कारण सी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। सबसे पहले देखिए ए और सी में कौन सा साइन है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कारण दोनों में क्या होगा? रिपल्सन, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन सी को नोटिस करना है, तो सी के लिए क्या होगा? ए का जो फोर्स होगा उसके कारण सी क्या होगा? इससे दूर जाएगा। तो यहाँ पे लगेगा FAC, मतलब ए जो है सी पे कितना फोर्स लगा रहा है? FAC। प्लस प्लस होने के कारण रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब देखते हैं बी वाला सी का नेचर क्या है। तो बी का और सी का दोनों का नेचर क्या है? प्लस प्लस है। तो बी और सी में फिर से क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर मान लो ये प्लस होता है माइनस होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक प्लस है, दूसरा भी प्लस है, तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन इसको टारगेट नहीं करना है, टारगेट इसको करना है क्योंकि सी पे निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों रिपल्सन के कारण ये क्या होगा? इससे दूर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? FBC। और ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं FAC का। तो FAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कूलम फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 डॉट Q2 अपॉन R स्क्वेयर। FAC इज इक्वल टू K मीन्स 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू फर्स्ट चार्ज AC में, A में 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सी पे कौन सा चार्ज है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और डिस्टेंस कितना दिया है? 0.2 मीटर। ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल 0.2 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो FAC की वैल्यू क्या आएगी? 1.8 न्यूटन। आप यहाँ सॉल्व करके देखेंगे तो FAC की वैल्यू कितनी आएगी? 1.8 न्यूटन। कौन से डायरेक्शन में आ रहा है ये? AC, along AC। तो यहाँ लिख देंगे along AC, ये हो गया। ठीक है, FAC की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? FBC की वैल्यू। FBC की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए K फिर से 9 इंटू 10 की पावर 9, B पे पहला चार्ज प्लस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सी पे चार्ज कितना है? प्लस 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और डिस्टेंस कितना है? जो साइड का डिस्टेंस होगा, साइड का लेंथ कितना है? 0.2। तो ये हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा?
सॉल्व करने के बाद ये आएगा 2.7 न्यूटन। तो यहाँ से एफ बी सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये एफ ए सी हो गया, ये एफ बी सी। अभी नेट फोर्स नहीं निकला है, सिर्फ क्या लगा है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकला 1.8 न्यूटन, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या निकला 2.7 न्यूटन निकला। हमें नेट फोर्स निकालना है, तो उसके लिए देखिए ये डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूँ। ये यहाँ पे ऐसा बना, ये यहाँ पे ऐसा, ये एफ ए सी है और ये क्या है, एफ बी सी है। अब यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, ठीक है। तो इनका नेट फोर्स कहाँ पे होगा, लास्ट ईयर पढ़े हैं अपन वेक्टर में। तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कहाँ होता है, दोनों के बीच में होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो एफ सी जो होगा वो कहाँ पे होगा, या एफ लिख सकते हैं। नेट फोर्स एफ नेट जो होगा वो कहाँ होगा, दोनों के बीच में होगा। और ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो यहाँ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने को पता है। सबसे पहले 2.7 न्यूटन जो आंसर आया है वो कौन से डायरेक्शन में है, बी सी। तो यहाँ लिख देंगे अलोंग बी सी। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे निकालते हैं क्या अपन, एफ नेट की वैल्यू। वेक्टर का फॉर्मूला पढ़े, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं अपन, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी एफ बी सी कॉस थीटा। जो थीटा होता है वो दोनों के बीच का एंगल होता है। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए आगे एफ ए सी की वैल्यू कितनी आई है, 1.8 स्क्वायर हो जाएगी, एफ बी सी 2.7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8 इंटू 2.7 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो एफ नेट की वैल्यू ऑन एफ नेट ऑन +4 माइक्रोकूलम की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 15.39, ठीक है। फिर अपन इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एफ नेट इज इक्वल टू 3.93 न्यूटन। तो ये जो फोर्स होगा वो किस पे होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्जेस, फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्जेस, मतलब इन दोनों चार्जेस के कारण इस पे नेट फोर्स जो अप्लाइड होगा वो कितना होगा, 3.93 न्यूटन होगा। क्लियर हुआ। तो ये एक न्यूमेरिकल था, बहुत अच्छा था, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स था। इस टाइप के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका ये और क्लियर हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है, 2 आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास 0.1 इंटू 10 की पावर -3 kg। मतलब यहाँ पे जो मास है आइडेंटिकल बॉल्स का वो दिया हुआ है m इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 की पावर -3 kg। कैरी आइडेंटिकल चार्जेस, दोनों की चार्जेस क्या है, सेम है। अगर ये Q1 है, अगर इसकी वैल्यू Q है तो ये Q2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, Q हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आइडेंटिकल चार्ज के लिए Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q आर सस्पेंडेड बाय 2 नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पे दोनों थ्रेड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है, 0.4 मीटर 0.4 मीटर। एट इक्विलिब्रियम दे पोजिशन देमसेल्व्स एज सोन इन फिगर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन आइदर बॉल। मतलब आपको चार्ज निकालना है किसका, इस बॉल का चार्ज निकालना है, आइडेंटिकल बॉल का। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम में क्यों आएगा, तो जैसे मान लो ये 2 चार्जेस की बॉल इसमें लटकी हुई है। अब दोनों में सेम चार्ज आइडेंटिकल है तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो दूर जाएंगे कुछ इस पोजीशन में आ जाएंगे। तो सेम पोजीशन यहाँ पे भी है, दोनों मान लो यहाँ पे रहा होगा, रिपल्सन के कारण दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो अलग अलग होने के बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके वो क्या होंगे, प्लेस्ड हो जाएंगे। तो मान लो इस पोजीशन पे आके वो रुके हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 3 तरीके का फोर्स लगेगा। कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसमें, 3 फोर्सेस लगेंगे। कौन कौन से, फर्स्ट होगा टी। टी कौन सा फोर्स होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये जो थ्रेड्स है उसमें क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। मान लो यहाँ पे टी टेंशन लग रहा है, यहाँ भी कितना लगेगा, टी टेंशन। अब इस टी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक ये कंपोनेंट 60 डिग्री वाला, ये हो जाएगा टी कॉस 60, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन 60। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस टी के कितने कंपोनेंट्स हो गए, 2 कंपोनेंट्स, टी कॉस 60 एंड सेकेंड टी साइन 60। नेक्स्ट देखिए, अब सेकेंड जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, तो अगर बॉडी है, बॉडी का मास है, तो बॉडी के मास पे कौन सा फोर्स लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स। तो यहाँ पे वेट फोर्स लगेगा कितना, mg। तो थर्ड फोर्स हो गया mg, जो कौन सा फोर्स है, वेट फोर्स बोल सकते हैं इसको।
ठीक है। अब आगे थर्ड बात करते हैं। तो थर्ड, अगर दो चार्जेस है तो दो चार्जेस पे कौन सा फोर्स लगता है, कूलम फोर्स लगता है, तभी तो रिपल्सन के कारण दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक गया है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कौन सा फोर्स लगेगा, थर्ड फोर्स एफ, जिसको बोल सकते हैं कौन सा फोर्स, कूलम फोर्स, कूलम फोर्स। तो यहाँ पे इस तरीके से 3 तरीके का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉम फिगर। तो फिगर में कौन सी कंडीशन दी हुई है, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अपन देखते हैं। सबसे पहले देखिए t sin 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो यहाँ पे t sin 60 जो है किसके इक्वल हो जाएगी, mg की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं t sin 60 इज इक्वल टू mg। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे t cos 60 लग रहा है। लेकिन अगर दो चार्जेस है, दो चार्जेस का रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसको बोल सकते हैं कूलम फोर्स। तो यहाँ पे t cos 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f। तो वी कैन राइट t cos 60 इज इक्वल टू f। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए डिवाइडिंग, दोनों को डिवाइड करते हैं। अपने को q की वैल्यू निकालना है, चार्जेस की वैल्यू निकालना है। तो q की वैल्यू कहाँ से आएगी, f से आएगी। तो सबसे पहले अपन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन 60 अपॉन कॉस 60 होता है tan 60 इज इक्वल टू mg अपॉन f। अब यहाँ से देखिए f इज इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन tan 60, और f की वैल्यू अपन पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ से, k q1 डॉट q2 अपॉन होती है r स्क्वायर इज इक्वल टू mg अपॉन tan 60, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर लेके चलते, k की वैल्यू होती है क्या, 9 इंटू 10 की पावर। एक काम करते हैं, पहले अपन क्या करते हैं q1 और q2 की वैल्यू, तो यहाँ पे k को k ही लिखते हैं, या k की वैल्यू पुट कर सकते चलेगा, 9 इंटू 10 की पावर 9। q1 डॉट q2 क्या हो जाएगा, q इंटू q, ये हो गया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर। तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.4 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगी 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू m, मास कितना दिया है 0.1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 होती है, डिवाइडेड बाय 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए q इंटू क्यू, ये हो जाएगी q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9.8 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर 0.16, इधर इंटू पे आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, √1 इंटू 10 की पावर -14। q की वैल्यू आएगी यहाँ पे √1 इंटू 10 की पावर -14। तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -7 कूलम। इसी को लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.1 माइक्रो कूलम। तो इस तरीके से अपन इस आइडेंटिकल चार्ज की वैल्यू निकाल सकते थे। हमारे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन आइदर बॉल, तो बॉल पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 0.1 माइक्रो कूलम होगा। तो ये था, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इजी हो जाएगा ये, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं और आगे के टॉपिक्स अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।